हल्ला गुल्ली नहीं होगी, आराम से पढ़ते हैं। ओके चलो भाई फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। हम उस पिक को बार बार यूज करते रहेंगे और समझते रहेंगे। एक साथ समझाने की कोशिश करूंगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में बोला जाता है पाचन तंत्र, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? पाचन तंत्र। अब देखो यहाँ पर आपका एक वर्ड यूज हुआ है, क्या? सिस्टम। सिस्टम, तो सिस्टम जो ये आपका वर्ड है, जो ये आपका सिस्टम, जो ये आपका वर्ड है, ये बेसिकली आपका क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ये क्या होता है आपका? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स यानी कि अंगों का एक समूह। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है तो हम इसमें वो सारे के सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर जी? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा डाइजेशन है, जो हमारा डाइजेशन है वो कैटाबोलिक है या फिर एनाबोलिक है? याद करो साइटोलॉजी की पहली क्लास में ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी और बोला था कि ये चीजें बार बार आपकी रिपीट होती रहेंगी पूरी बायोलॉजी में, इसीलिए बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। कैटाबोलिक और एनाबोलिक मैंने आपको दो प्रोसेस लिखवाए थे वहां पर। तो यहाँ पर डाइजेशन क्या होता है आपका? बड़े पार्टिकल्स का छोटे में टूट जाना, बड़े पार्टिकल्स का छोटे में टूट जाना। और ये आपका कौन सा प्रोसेस था? ये था आपका कैटाबोलिक। ये कौन सा प्रोसेस था आपका? कैटाबोलिक। ठीक है, एनाबोलिक क्या था? जिसमें हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते थे। ठीक है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते थे। अब मैम ये बात हमको समझ नहीं आई कि आपने तो ये लिख दिया क्योंकि आपको पता है, लेकिन अगर हमें लाइव एग्जांपल से इसे समझना हो तो हम कैसे समझेंगे? तो देखो लाइव एग्जांपल से हम इसको ऐसे समझेंगे कि सिंपल सी बात है, आप लोग खाना खाते हो, ठीक है भाई, मान लिया आप रोटी खाते हो, तो क्या आप पूरी रोटी को एक साथ अपने मुंह के अंदर डाल लेते हो? नहीं ना। रोटी से हम टुकड़ा तोड़ते हैं, रोटी से हम टुकड़ा तोड़ते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे मुंह में पूरी रोटी एक साथ नहीं आ सकती, तो हमने टुकड़ा तोड़ा। ठीक है, फिर उस टुकड़े को हमने चबाना शुरू किया, फिर उस टुकड़े को हमने चबाना शुरू किया। तो हमारे अंदर जो बेटा कोशिका है, हमारे अंदर जो सेल है, जो कोशिकाएं हैं, वो जिस फॉर्म में हम खाना खाते हैं, जिस फॉर्म में हम खाना खाते हैं, उससे डायरेक्ट उसी फॉर्म में एनर्जी नहीं ले सकती, उससे डायरेक्ट उसी फॉर्म में एनर्जी नहीं ले सकती। तो इसीलिए हमारे शरीर में एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं? उस खाने को तोड़ते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जिससे कि ताकि जो हमारी कोशिकाएं हैं उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, ऊर्जा का ग्रहण कर सके। ठीक है जी, आसान भाषा में ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। शुभम जहांगीर जी बेटा बुक आने वाली है, ठीक है, साइंस की मेरी एक बुक आने वाली है, तो बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगी। बुक आप सब लोग बोल रहे थे, तो बुक आने वाली है पब्लिकेशन की तरफ से। बहुत सारे आपको साइंस की भी मिलेगी, आपको रीजनिंग की भी बुक मिलेगी, इंग्लिश की भी मिलेगी। ठीक है, बहुत सारी बुक्स आने वाली हैं बेटा। नर्सिंग में जो बच्चे हैं, जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, एंट्रेंस का एग्जाम है, ठीक है, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और आप लोगों को डाउट रहता था कि मैम आप क्वेश्चन तो नीट लेवल के करा देते हो। ठीक है, देखो ये बात सच है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नीट लेवल के यहाँ पर है। तो अगर किसी को ये है कि भाई मुझे क्या है नीट लेवल का, मुझे आप जो ये बैच है उसको एज अ फाउंडेशन बैच की तरह ले सकते हो, है ना भाई। कुछ बच्चों की क्या होती है, बायोलॉजी बहुत अच्छी होती है, साइंस बहुत अच्छी होती है, तो उनको तो एडवांस लेवल पे चीजें पढ़नी होती है। लेकिन कुछ बच्चों को क्या होता है कि नहीं, हमें पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है ना, फाउंडेशन हमें अच्छी बनानी है अपनी। तो आप नीट के लिए एज अ फाउंडेशन बैच इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, फाउंडेशन बैच के तौर पर आप इसको खरीद सकते हो। चलो जी, सेल यानी कि जो हमने खाना खाया उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया हमारे सिस्टम ने, हमारे ऑर्गन्स ने, और वही हमारा क्या होता है? डाइजेशन होता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। रेल में अप्रोप्रिएट है,
बेटा देखो कमेंट थोड़े से मैं कम पढ़ूंगी, ठीक है ना, कमेंट थोड़े से मैं आप लोगों के कम पढ़ूंगी, क्योंकि अगर कमेंट ही पढ़ती रहूंगी तो बेटा फिर आप लोगों का ना टॉपिक इतने अच्छे से कवर नहीं हो पाता है वो। ओके, आप लोग कमेंट करते रहा करें, जब मुझे लगेगा कि अब मैं 1 मिनट के लिए पढ़ लेती हूँ तो मैं आप लोगों की कमेंट तब पढ़ लूंगी, ठीक है जी, क्लियर। तो आपका जो डाइजेशन है वो कैसा प्रोसेस है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना आपका कौन सा प्रोसेस होता है, कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। अब हम लोगों के दिमाग में ना एक वहम होता है कि जो डाइजेशन है वो कौन करता है, हमारा पेट, ठीक है, हमारा पेट जो है खाना पचाने का काम करता है, जो बहुत ही बड़ा वहम है। खाना पचाने में पेट जो है, जो हमारा स्टमक है, वो उसका एक सिर्फ ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है आपका स्टमक, ठीक है। हमारा जो खाना पचने का काम होता है वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है, हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। लेकिन उससे पहले डाइजेशन के क्या होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन के कुछ प्रोसेस होते हैं, जिसमें पहला है एंजेशन, जिसमें पहला क्या है आपका एंजेशन, ठीक है, एंजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है अंतः, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, अंतः ग्रहण। दूसरा क्या है आपका डाइजेशन, दूसरा क्या है आपका डाइजेशन, एक एक आपको एक्सप्लेन कर दूंगी मैं यहाँ पर, ठीक है। डाइजेशन यानी कि पाचन, यानी कि पाचन। थर्ड है एब्जॉर्प्शन, ये पीसीएस में पूछे हुए क्वेश्चन है, अभी बताऊंगी क्या क्वेश्चन पूछा गया था। एब्जॉर्प्शन यानी कि उसको ग्रहण करना, ठीक है, ग्रहण करना। देन उसके बाद में आपका नंबर 4 होता है एसाइमिलेशन, एसाइमिलेशन, स्वांगीकरण, क्या, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, ठीक है। और नंबर 5 क्या होता है आपका एक्सक्रीशन, नंबर 5 क्या होता है एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन, क्या होता है उत्सर्जन, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वांगीकरण या एसिमिलेशन इनमें से कौन से सिस्टम का पार्ट है, इनमें से कौन से सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो वहां पर आपको आंसर लगा के आना था डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है ये सारी चीजें, इनको समझो। एंजेशन का मतलब क्या होता है, अंतःकरण का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी चीज मार्केट से गए, खाने का सामान लाए और उसको पकाया, बनाया, खाया, ठीक है, वो क्या होता है आपका इंजेशन। डाइजेशन क्या होता है कि जो खाना आपने खाया है, जो खाना आपने खाया है अब उसको पचाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसके बाद में एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि भाई जो खाना आपने खा लिया वो पूरी तरह से, सारा का सारा तो हमारे लिए जरूरी नहीं है ना, सारा का सारा हमारे लिए जरूरी नहीं है, उसमें से जितना जरूरी है उसको हम एब्जॉर्ब करेंगे, उसमें से जितना जरूरी है उसको हम एब्जॉर्ब करेंगे। और एसिमिलेशन का यानी कि स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है कि देखो जो खाना हमने खाया, जो एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी ने कराया है वो कहाँ हुआ है, हमारी सेल्स में, कहाँ हुआ है, सेल्स में, ठीक है। अब इसको पूरी बॉडी में, इसको पूरी बॉडी में हमको ट्रांसफर करना है, और ये ट्रांसफर कौन करता है, हमारा ब्लड करता है, हमारा ब्लड करता है, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर में हर टाइम ट्रेवल कौन करता रहता है, कौन घूमता रहता है ऊपर से लेकर नीचे तक, ब्लड घूमता रहता है, ठीक है, ब्लड घूमता रहता है। तो इधर से उधर जिसको जिस पार्ट को जितनी एनर्जी की जरूरत है ये पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। लास्ट है आपका एक्सक्रीशन, लास्ट है आपका एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है आपका प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है आपका जिसमें जो खाना हमने खाया है, जो खाना हमने खाया है उसमें से जो जरूरी था वो हमारी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया, और जो वेस्टेज है, जो वेस्टेज है उसे हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जो वेस्टेज है उसको हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। मैम एंडोक्रिनोलॉजी का टॉपिक, अच्छा बेटा एंडोक्राइन ना मैं आपको पूरे ग्लैंड्स अलग से कराती हूँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड अलग से कराती हूँ, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब ग्लैंड को कराने में कम से भी कम 4 से 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो ग्लैंड वाला पूरा टॉपिक अलग से कराया जाता है आपको, ठीक है बेटा। एप्लीकेशन का नाम मोबी शिक्षा है, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, आप उसे वहां से डाउनलोड कर लें, वहीं पर सारे बैचेस आएंगे। ओके जी, ठीक है, वेरी नाइस क्लास मैम, थैंक यू जी, थैंक यू। बस आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहा करें। ओके जी, चलो ठीक है।
तो ये आपके कितने थे बेटा, वो 5 प्रोसेस थे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और आपका एक्सक्रीशन। ठीक है, अब देखो हम जो खाना खाते हैं उसमें 3 चीजें आपकी मेन होती हैं, CPL, कौन कौन सी, CPL, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपके लिपिड्स यानी वसाएं, अब देखो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, नहीं मैम हम तो विटामिन भी खाते हैं, हम तो मिनरल्स भी खाते हैं, ठीक है, और ये सारी चीजें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो हम खाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, इन्हीं सब में आपके विटामिन और मिनरल्स मिले हुए होते हैं। जैसे कि आप दूध पीते हो, है ना, तो दूध के अंदर ही क्या होता है, प्रोटीन होती है, दूध के अंदर मिनरल होता है, आपका कैल्शियम होता है। तो मिनरल्स को और विटामिन को हमें अलग से खाने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए जब मैं आपको न्यूट्रिशन वाला चैप्टर कराऊंगी वहां पर बताऊंगी कि आपके 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक मैक्रो और एक आपके माइक्रो। तो विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, यानी कि जिनको खाने के लिए हमको मतलब जिनकी मात्रा हमारे शरीर के लिए लिटिल अमाउंट में भी सफिशिएंट होती है। लेकिन CPL यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, इनको हम भरपूर मात्रा में खाते हैं, हिंदी में लिखे बेटा, कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में कार्बोहाइड्रेट ही बोला जाता है, इसको हिंदी में कार्बोहाइड्रेट ही बोला जाता है। ठीक है, इसको प्रोटीन ही बोला जाता है और इसको वसा बोला जाता है। ठीक है जी, साइंस में ऑलमोस्ट आपके नेम सबके बराबर ही होते हैं। मैम आपने कभी किसी, अच्छा भाई फालतू की बात करने वाले लोग कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, ठीक है, अवॉइड करना भाई लोग, आप बस अपना माइंड कंसंट्रेट करके और पढ़ने पे ध्यान लगाना। चलो जी, ठीक है, ओके जी, CPL कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, ओके जी। चलो ये 3 चीजें हम भरपूर मात्रा में खाते हैं, लेकिन हमारा शरीर, हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसमें अधिकतम मात्रा किसकी होती है, स्टार्च की होती है। लेकिन स्टार्च तो क्या है भाई, आपका बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का, हमारी सेल क्या है, बहुत छोटी सी है, तो इस फॉर्म में तो एक्सेप्ट करेगी नहीं, तो किस फॉर्म में करती है, ये तोड़ते हैं इनको ग्लूकोज में। ठीक है, किस में तोड़ते हैं, ग्लूकोज में। तो स्टार्च अगर पूछा जाए कि भाई हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, हमारी सेल्स उसको किस रूप में एक्सेप्ट करती हैं, तो आप लोग आंसर लगा के आओगे ग्लूकोज में। देन उसके बाद में प्रोटीन भी देखो भाई आपके बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, लेकिन तो प्रोटीन को किस में तोड़ती हैं, अमीनो एसिड में। किस में तोड़ते हैं, अमीनो एसिड की फॉर्म में। और जो हमारा फैट है उसको हम किस में तोड़ते हैं, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ठीक है जी, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, यानी कि वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में तोड़ते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि प्रोटीन को किस में तोड़ा जाता है, तो आप लोग लगाओगे अमीनो एसिड में, या फिर प्रोटीन की इकाई क्या है, तो भी आप लोग आंसर लगा के आओगे अमीनो एसिड। ओके जी, क्लियर, ठीक है जी, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द क्लास क्विकली। ओके, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। CPL की तीनों की बात समझ में आ गई। हम लोग खाने में हम लोग सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। देखो भाई अगर किसी का मन है नोट डाउन करने का तो कर सकते हो, लेकिन जो भी बच्चे बैच को परचेज करेंगे या जो हमारा प्राइम मेंबरशिप है उसको सब्सक्राइब करेंगे, उनको मैं अपने सारे नोट्स इस बार दे दूंगी। ठीक है, इस बैच में सारे के सारे नोट्स मैं आपको देने वाली हूं। क्या लिख रहे हो बेटा आप, ये आप साइंस के वैज्ञानिक हैं? अच्छा नहीं भाई, मैं वैज्ञानिक नहीं हूं यार, तुम लोग कैसी बातें लिखते हो। ठीक है, ओके जी, चलो फटाफट से। बाकी जो हमारी टेक्निकल टीम है वो सब आपको मैसेज कर ही रही है, नीचे आप सब लोग देख सकते हो कि जो भी ऑफर चल रहे हैं, जो भी आपको सुविधा हम लोग करा सकते हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखो, जो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डायग्राम पर अभी आएंगे, लेकिन डायग्राम को समझने के लिए पहले थ्योरी समझनी पड़ेगी। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है
जो हमारा पाचन तंत्र है, जो हमारा पाचन तंत्र है, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है एलिमेंट्री कनाल, एक हमारा होता है एलिमेंट्री कनाल, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। दूसरी हमारी क्या होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी कि पाचन ग्रंथियां। क्या होती हैं, पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां। क्लियर जी। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक हमारी आहार नाल, एक हमारी आहार नाल, और दूसरी हमारी पाचन ग्रंथियां, दूसरी हमारी पाचन ग्रंथियां। ठीक है जी। अब देखो ये जो हमारी आहार नाल है और जो हमारी पाचन ग्रंथियां हैं, इसमें भी हमारे सब डिवीजन होंगे। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला भाग क्या होता है, हमारा माउथ, हमारा माउथ यानी कि हमारा मुख। ठीक है जी। देन उसके बाद में माउथ के बाद क्या आएगा, टंग आएगी, हमारी जीभ आएगी, हमारी जीभ आएगी, और टीथ आएंगे, और टीथ आएंगे, ये भी हमारे मुंह के अंदर ही होते हैं ना। थर्ड पे आप लोग लिखोगे क्या, ईसोफेगस। थर्ड पे आप लोग क्या लिखोगे, ईसोफेगस, यानी कि भोजन नलिका। क्या लिखोगे, भोजन नलिका, भोजन नलिका। ठीक है। देन उसके बाद में नंबर 4 पर आपका आएगा स्टमक, नंबर 4 पर आपका आएगा स्टमक, पेट, अमाशय या गुदर, पेट, अमाशय या फिर उदर, इसके 3 नाम है। क्लियर जी। देन उसके बाद में आपका अगला, देन उसके बाद में नंबर 5, नंबर 5, ठीक है, नंबर 5 पे आपका क्या आएगा भाई, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत। उसके बाद में नंबर 6 पर लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत, यानी कि बड़ी आंत। एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा एकदम एक्सप्लेन करके। चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आपको ये लगता है कि इसके बाद में भी भाई मेरा कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो बेटा फिर मुझे बताना, लेकिन एक बार चैप्टर को कंप्लीट होने दिया करो, देन उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करा करो। ठीक है। लास्ट आपका होता है एनस, यानी कि गुदा। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है, ये 9 मीटर लंबी, और अगर फीट में पूछा जाए तो 33 फीट। ठीक है। अगर फीट में पूछ ले तो आपको 33 फीट आंसर लगा के आना है। ठीक है जी। मैम आप हिंदी, क्योंकि हम लोग बेटा देखो साइंस में ना पहली बात बहुत ज्यादा हिंदी नहीं होती। ठीक है। साइंस में बहुत सारी आपकी टर्म कॉमन होती हैं। ठीक है। अब टंग को बेटा हिंदी में देखो जीभ बोलते हैं। ठीक है। इतना देखो सबको आता है, और इसको दांत बोलते हैं, है ना, इसको दांत बोलते हैं। ठीक है। बाकी मैं साथ के साथ आपकी सारी चीजें बेटा हिंदी में लिख रही हूँ। इससे ज्यादा हिंदी क्या होगी बताओ आप लोग, इससे ज्यादा हिंदी क्या होगी भाई। माई फर्स्ट क्लास, भाई जिनकी फर्स्ट क्लास है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है। और शेयर भी कर देना। अब बात आती है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है। सबसे पहले कि ये मैम ग्लैंड क्या है, हमें नहीं पता, हम बिल्कुल नए हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, कि ग्लैंड्स क्या होती हैं। ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां, ये हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर में ही पाई जाती हैं। जब कोई किसी जूस, ये हमारे शरीर में ऐसा आपके ऑर्गन्स होते हैं कि या तो ये जूस या फिर एंजाइम, या किसी ना किसी हार्मोन को, या किसी ना किसी हार्मोन को सीक्रेट करती हैं, यानी कि बनाती हैं। हमारे शरीर के वो सारे के सारे ऑर्गन्स जो या तो किसी जूस को बनाए, एंजाइम को बनाए, या हार्मोन को बनाए, वो सब किस में आते हैं, आपके ग्लैंड्स में आते हैं। यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम की ग्लैंड्स को पढ़ना है। यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम की ग्लैंड्स को पढ़ना है। तो देखो हमारे मुंह के अंदर, हमारे माउथ के अंदर कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है, सलाइवरी। कौन सी पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि लारीय ग्रंथि। कौन सी पाई जाती है, लारीय ग्रंथि। क्लियर जी। उसके बाद टंग, टीथ। ठीक है। टंग में आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उन्हीं को हम पढ़ेंगे, और आपके टीथ में कोई भी ग्लैंड नहीं पाई जाती।
उसके बाद में ईसोफेगस, यहां पर भी आपकी कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती। और ये क्वेश्चन आपका बहुत बार मेरे ख्याल से आपका आरएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। आरएएस में आपका जो राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें कोई भी ग्लैंड नहीं पाई जाती, जिसमें कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती। तो आप लोगों को आंसर लगा के आना था उसमें ईसोफेगस में आपकी कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती है। उसके बाद में स्टमक, ठीक है, स्टमक से आपकी दो कनेक्टेड होती हैं, एक आपकी लीवर और एक आपका पैनक्रियाज। लीवर एंड पैनक्रियाज यानी कि यकृत, और लीवर को हिंदी में बोला जाता है यकृत और अग्नाशय। यकृत और अग्नाशय, ये दो ग्रंथियां आपकी कनेक्टेड होती हैं किससे? स्टमक से। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? तो यहां होती है इंटेस्टियल ग्लैंड यानी कि आंतीय ग्रंथि। यहां कौन सी पाई जाती है? आंतीय ग्रंथि पाई जाती हैं, ठीक है जी। इसमें आपकी आंतीय ग्रंथियां पाई जाती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद में कौन सी है आपकी? लार्ज इंटेस्टाइन में आपका क्या काम होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसका एक तरह से रास्ता है, जो हम वेस्ट हम अपनी बॉडी से निकालते हैं, वो सारा का सारा लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ, एनस से होता हुआ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। मैम फैटी लीवर क्या होता है? बेटा सब बताऊंगी फैटी लीवर क्या होता है, लीवर कैसे खुद को बार बार बना सकता है, आप कितना लीवर डोनेट कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक को धीरे धीरे बढ़ने दें। मैम 4 नंबर वाले को 4 नंबर बेटा अच्छा ये स्टमक लिखा हुआ है और पेट और अमाशय लिखा हुआ है आगे, ठीक है जी, क्लियर। नोट्स आपको मिल जाएंगे सारे लिखे हुए, आप उसकी टेंशन ना लें। ठीक है, ओके, चलो भाई फटाफट से हिट द लाइक बटन एंड शेयर द क्लास क्विकली। यार इतनी मेहनत लगती है क्लास कराने में, ठीक है। मैं हर बार ये सोचती हूँ कि यार पिछली बार मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में इतना पढ़ाया था, अगर मैंने पिछली बार 4 घंटे पढ़ाया था तो मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैं इस बार 3 घंटे पढ़ाऊंगी। मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने पिछली बार 4 घंटे पढ़ाया था ना तो मैं इस बार कम से भी कम 5 से 6 घंटे पढ़ाऊंगी। मैं और ज्यादा कोशिश करती हूँ कि यार और ज्यादा चीजें खुद भी पढ़ती हूँ, और ये सोचती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए, या फिर जो भी आपके क्वेश्चंस आए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में करंटली वो सब पढ़ती हूँ, और उसका बेटा पूरा टॉपिक पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखो आपको तो ये लगता है ये क्वेश्चन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गया, लेकिन टीचर के लिए क्या काम होता है उसका कि वो उसको पूरा टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि इस बार अगर एग्जामिनर ने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा हो तो अगली बार वो डिटेल का पूछ ले, अगली बार वो डिटेल का पूछ ले, ठीक है भाई। मेरा कोई बर्थडे नहीं है, तुम लोग पता नहीं कहां से पढ़ के आ जाते हो, ठीक है जी। चलो ओके, बात समझ में आई। तो हमने 2 हिस्सों में बांटा था, एक थी आपकी एलिमेंट्री कनाल और दूसरी आपकी कौन सी थी? दूसरी थी आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में मैंने सबसे पहले आपको लिखवाया था क्या? माउथ, ठीक है, माउथ। और माउथ के अंदर मैंने आपको क्या लिखवाया था? टंग, आपकी टंग एंड टीथ, यानी कि जीभ और दांत, जीभ और दांत, ठीक है। पहले क्या पढ़ना पसंद करोगे, जीभ के बारे में कि दांतों के बारे में? बताओ आप लोग, चलो जो आप लोग बोलोगे वही पढ़ा दूंगी। पहले जीभ के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जो हमारी चटोरी जीभ होती है उसके बारे में पढ़ना है, या फिर जो हमारे दांत जो हमारी स्माइल को इतना अच्छा बनाते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे आप लोग बोलोगे वही टॉपिक आपको पहले पढ़ा दूंगी, या तो आप जीभ पढ़ लो या दांत पढ़ लो, बताओ क्या पढ़ना पसंद करोगे, ठीक है। हाँ रोहित जी, मैंने आपको बोला है बेटा नीट की प्रिपरेशन में आपके ये वाला बैच फाउंडेशन बैच के लिए काम कर सकता है, ठीक है, कि अगर किसी का जो बेस है वो बहुत ज्यादा वीक है तो आप बिल्कुल इस बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, पेट साफ होना चाहिए बेटा। माउथ तो मैं पढ़ा ही रही हूं, ये बताओ पहले जीभ पढ़ना है ना, चटोरी जीभ। जो हमारे जीभ को पसंद होता है ना बेटा, उसके जस्ट अपोजिट हमारे पेट को पसंद होता है, ये ध्यान रखना। जीभ को क्या पसंद है? छोले भटूरे खाना, है ना, रसगुल्ले खाना, और आपकी तली हुई चीजें खाना, पूड़ी पकोड़े ये खाना, बड़ा मजा आता है ना। अभी बारिश का सीजन है, जरा सी बारिश हो जाए आप लोग बोलोगे मम्मी पकोड़े बना लो, है ना, चाय पकोड़े बना लो, लेकिन वही चीज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेकार होती है। पूरे चैप्टर में आपको समझ में आएगा क्या हमारे शरीर के लिए अच्छा है और क्या हमारे शरीर के लिए बेकार है। तो आप लोग जब खाना खाओगे,
हाँ भाई दोनों ही पढ़ाऊंगी, पहले क्या पढ़ाऊंगी ये बताओ। नीट प्रिपरेशन फॉर यूज, हाँ बेटा रोहित मैं बता रही हूँ, ठीक है। फाउंडेशन के तौर पर आप लोग खरीद सकते हो, बाकी नीट का लेवल इससे आपका थोड़ा सा हाई होता है, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली काफी हाई होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा, बेटा सब बताऊंगी, कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, क्या काम करता है, कौन सी बीमारी फैलाता है, ठीक है। पानी पूरी पसंद है मैम हमको तो, ओके ठीक है। चलो भाई अधिकतर बच्चे कह रहे हैं कि मैम पहले टीथ पढ़ा दो, ठीक है, कि पहले टीथ पढ़ा दो, पहले दांतों के बारे में पढ़ा दो, क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि स्टडी ऑफ टीथ, स्टडी ऑफ टीथ हम क्या बोलते हैं, डेंटोलॉजी, क्या बोलते हैं, डेंटोलॉजी बोलते हैं, इसकी कोई हिंदी नहीं है। जो डॉक्टर होता है दांतों का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन दांत से क्या पूछा जाता है कि मैम फॉर्मूला वगैरह, है ना, फॉर्मूला वगैरह। लेकिन देखो फॉर्मूला को समझने से पहले आपको थोड़ा सा दांत को समझना पड़ेगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा दांत को समझना पड़ेगा। एक सुंदर सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं और आप लोग उस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। देखो हमारा जो दांत है वो हमको कुछ कुछ इस शेप का नजर आता है, ठीक है जी, वो हमको कुछ कुछ इस शेप का नजर आता है, ठीक है, क्लियर। देन इसका जो ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, जो ये आपकी आउटर कवरिंग है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर लेयर को एनामेल, क्या बोलते हैं, एनामेल बोलते हैं। और ये किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का और कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का आपका एनामेल बना होता है। सबसे ज्यादा टफ पार्ट हमारी बॉडी का, सबसे ज्यादा टफ पार्ट होता है, सबसे मजबूत हिस्सा होता है ये, ठीक है। क्यों होता है मैम, क्योंकि बेटा इसमें आपका वाटर कंटेंट, इसमें आपका वाटर कंटेंट 0% होता है, 0% होता है। जैसे मैंने आपको सेल वॉल में बताया था, कोशिका भित्ति में मैंने आपको यही तो बताया था कि कोशिका भित्ति में पानी नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति में पानी नहीं पाया जाता, इसीलिए वो पेड़ों को मजबूती देने का काम करता है। सेम हमारे जो दांत होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं उनमें एनामल में पानी नहीं पाया जाता, इसीलिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बहुत बार आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपका एनामल सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, आप वो भी ऑप्शन सही लगा के आ सकते हैं। लेकिन अगर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में कैल्शियम फॉस्फेट भी लिखा हो तब आपको दोनों वाला ऑप्शन लगा के आना है। समझ में आई बात? ठीक है जी, समझ में आई? सॉरी मैम आज लेट हो गया। हाँ ओ साइलेंट होता है बेटा। दूध के दांत कितने होते हैं ये सब चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ाएंगे। अब इन दांतों के अंदर, ठीक है, इन दांतों के अंदर बेटा ये दांत हमारे किसमें फंसे हुए होते हैं, ये दांत फंसे हुए होते हैं किसमें, गम्स में यानी कि मसूड़ों में, गम्स में यानी कि मसूड़ों में। और इन मसूड़ों के अंदर बेटा बहुत सारी आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं। इन मसूड़ों के अंदर आपकी बहुत सारी क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनमें आपका ब्लड हर टाइम फ्लो करता रहता है, जिसमें आपका ब्लड हर टाइम फ्लो करता रहता है। अब मैम हमने एक टर्म सुनी है RCT, RCT रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट किसी के घर में अगर बड़े लोग होंगे तो वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि डॉक्टर सबसे ज्यादा क्या बोलता है कि भाई आपके दांत को या तो बाहर निकालना पड़ेगा या उसमें फिलिंग करनी पड़ेगी, है ना, जिसको आम भाषा में बहुत बार बोल दिया जाता है कि इसमें मसाला भरा जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग बिल्कुल एकदम देहाती में बात करोगे तो आपको बोला जाएगा कि डॉक्टर ने हमारे दांत में मसाला भर दिया है, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं देहाती भाषा में। उसका आपका मेडिकल साइंस की टर्म में बोला जाता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि RCT। क्या होता है, मान लिया आपने कहीं पर ग्राउंड वाटर पी लिया, ठीक है, ग्राउंड वाटर क्या है, अब इंडिया में क्या है भाई, ग्राउंड वाटर क्या है, बहुत ज्यादा वो मतलब साफ सुथरा पानी तो अब रहा नहीं है। अगर आपने ग्राउंड वाटर पी लिया तो उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, धीरे धीरे हमारी इन नर्व्स में पनपना शुरू हो जाते हैं। इन नर्व्स में जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पनपना शुरू हो जाएंगे, जिससे क्या होंगे, हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो डॉक्टर क्या करता है, आपको इंजेक्शंस लगाता है और इन नर्व्स में, ठीक है, ये जो आपकी जिसमें खून है, आपकी जिन नसों में खून जाता है उनमें इंजेक्शंस लगाता है और या तो इन बैक्टीरियाज को यहाँ पर मार देता है
ठीक है, या फिर क्या करता है, सुन्न करके और आपको पूरा जो अंदर पस पड़ा हुआ होता है उस पस को बाहर निकालते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उसमें फिलिंग की जाती है, अमलगम वगैरह भर देते हैं। ठीक है, उसमें अमलगम वगैरह भर देते हैं। क्लियर? तो ये होता है आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही बोला मेरा भाई, डॉक्टर यही बोलता है। अच्छा हाँ भाई, आम भाषा में देखो, गांव की भाषा में बहुत बार यही बोलते हैं, उनको इतना ज्यादा समझ नहीं आता तो उनसे डॉक्टर यही बोलता है कि इसमें मसाला भरा जाएगा, इसमें मसाला भरा जाएगा। ठीक है, ठीक है। आरसीटी करने से दाढ़ डेड हो जाती है। देखो आरसीटी आपकी क्या है, दो प्रोसेस होते हैं, या तो भाई जिनकी बिल्कुल खराब हो चुकी है, मतलब बैक्टीरिया ने पूरा ये आपकी जो नर्व, जो आपकी जो नसें हैं उसमें मतलब पूरी तरह से डैमेज कर चुका है, तो आपको बोला जाता है कि भाई आपके इस दांत को हमें परमानेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, और या फिर क्या होता है कि भाई थोड़ा बहुत डैमेज है, तो एक तो प्रोसेस वो होता है उसमें कि इंजेक्शन दे दिया, बैक्टीरिया अंदर मर गया तो खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद मान लिया बैक्टीरिया ने, या मान लिया आप लगातार ग्राउंड वाटर पीते हैं, तो वो बैक्टीरिया फिर से चला जाएगा, वो बैक्टीरिया चला जाएगा तो फिर से यहाँ पर जाकर खुद को पनपाना शुरू कर देगा। तो फिर क्या करता है भाई, डॉक्टर बोलता है अब इसको पूरा परमानेंट बाहर निकाल के इसमें मसाला भरना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर जी? ठीक है, चलो जी। तो ये थी आपके दांत के बारे में। अब देखो दांत के बारे में ना सिर्फ आपके इतने ही क्वेश्चन नहीं आएंगे हमारे एग्जाम में, दांत के रिगार्डिंग मैम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं और हम वो सारे के सारे करेंगे भी। पहला क्वेश्चन क्या आता है कि जो ह्यूमंस के जो दांत है, मानव के जो दांत हैं, वो उनका मतलब नेचर कैसा है, उनका नेचर कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है। तो आप लोग इसको लिखोगे कि जो आपके मानव के जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, डायफोडेंट। हमें किस टाइप के दांत पाए जाते हैं, डायफोडेंट, द्विबार दंती, द्विबार दंती, द्विबार दंती। हम लोग कैसे हैं भाई, हम लोग द्विबार दंती हैं, यानी हम लोगों में 2 बार दांत आते हैं। ठीक है, हम लोगों में 2 बार दांत आते हैं। ठीक है, क्लियर? एक बार कैसे, एक बार कैसे, हम लोगों में 2 टाइप के टीथ पाए जाते हैं। एक आपके कैसे होते हैं बेटा, जो हमारे कैसे होते हैं, टेम्परेरी। एक कैसे होते हैं, जो कि हमारे टेम्परेरी होते हैं, है ना, जो हमारे टेम्परेरी होते हैं, अस्थाई, टेम्परेरी। और दूसरे कैसे होते हैं, परमानेंट। दूसरे कैसे होते हैं, परमानेंट, यानी कि स्थाई। कैसे होते हैं, स्थाई होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, समझो इस बात को। ये है आपका अस्थाई, जिसको बहुत बार आम भाषा में बोला जाता है दूध के दांत। क्या बोलते हैं इसको हम, मिल्क टीथ, या फिर दूध के दांत, या फिर दूध के दांत। ये किस में पाए जाते हैं, बच्चों में पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, बच्चों में पाए जाते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं, अडल्ट में पाए जाते हैं, अडल्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत बार लड़ाई में बोलते हैं ना, तेरी बत्तीसी तोड़ दूंगा, है ना, बोलते हैं ना ऐसा, कि ज्यादा मत बोल, तेरी बत्तीसी तोड़ दूंगा। ठीक है, तो वो कभी बच्चे को थोड़ी बोलते हैं, वो बड़ों को बोलते हैं, क्योंकि पता है कि अब तो परमानेंट टीथ आ गए हैं, और परमानेंट टीथ आ गए तो अगर एक बार टूट गए तो उसके बाद दोबारा नहीं आने वाले। तो अगर किसी से लड़ाई करने जाओ तो याद रखना कि भाई एक बार अगर आपके दांत टूट गए तो अब दोबारा नहीं आने वाले। तो जितनी भी लड़ाई करनी है बचपन में कर लो, जिससे कि ताकि अगर दांत टूट भी जाए बाई चांस तो आपको दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, अगर टूट जाएंगे तो दोबारा आ जाएंगे, फिर बड़े होने के बाद दोबारा नहीं आएंगे। क्लियर जी? ठीक है जी, चलो अब देखो दांतों की, जो ह्यूमंस के दांत हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो क्या क्या है, पहली तो मैम हमने पढ़ ली, पहली विशेषता तो हमने पढ़ ली है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं पहले हम पढ़ चुके हैं कि हम लोगों में किस किस टाइप के दांत पाए जाते हैं, डायफोडेंट टाइप के, है ना, द्विबार दंती। एक और होती है, देखो हमारे जितने भी दांत हैं वो किस में धसे हुए हैं, मसूड़ों में धसे हुए हैं ना, मसूड़ों में धसे हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं थीकोडेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीकोडेंट। यानी जो आपके ह्यूमंस में दांत पाए जाते हैं वो किस टाइप के हैं, थीकोडेंट टाइप के हैं। यानी इसको हम बोलते हैं कि हमारे जो दांत हैं वो गर्त दंती हैं। कैसे हैं, गर्त दंती है, मतलब मसूड़ों में धसे हुए हैं। उसके बाद में हमारे जो दांत होते हैं,
ध्यान से सुनना, हमारे जो दांत होते हैं सब दांत एक दूसरे से अलग होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोगों में किस टाइप के दांत पाए जाते हैं, हेट्रोडेंट। किस टाइप के, हेट्रोडेंट यानी कि विषम दंती, यानी कि विषम दंती। ठीक है, उसके बाद में लास्ट फोर कि हमारे जो दांत होते हैं वो थोड़े से तीखे होते हैं, वो थोड़े से तीखे होते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्यूनोडेंट। ब्यूनोडेंट यानी हमारे दांतों में क्या पाया जाता है, तीखापन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तीखापन पाया जाता है। ये कुछ विशेषताएं हैं हमारी दांतों के बारे में। ठीक है, पहली क्या कि भाई हम लोग कैसे हैं, द्विबार दंती हैं, 2 बार दांत आते हैं हमारे। ठीक है, एक बचपन में और एक थोड़े से बड़े होने के बाद, है ना, प्यूबर्टी एज में से पहले ही आ जाते हैं, बचपन में टूटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब आप चाइल्ड होते हैं तभी टूटने शुरू हो जाते हैं और प्यूबर्टी एज तक सारे आपके दांत आ जाते हैं। ओके, उसके बाद में थाइकोडेंट यानी कि गर्त दंती है, हमारे दांत मसूड़ों में धसे हुए हैं। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन आपके पीसीएस के हैं, ये चारों क्वेश्चन ना आपके पीसीएस लेवल के हैं, चारों के चारों क्वेश्चन पीसीएस लेवल के हैं आपके। वहां पर अजीबोगरीब टर्म ही पूछी जाती है, पूछेगा थीकोडेंट किस टर्म से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर थीकोडेंट आपका यहाँ पर किस चीज को बताता है। तो आप लोगों को पता होगा अगर कि थीकोडेंट क्या है, भाई आपका गर्त दंती है, उसका मतलब क्या होता है कि हमारे दांत हमारे मसूड़ों में धसे हुए हैं। उसके बाद हेट्रोडेंटी का मतलब क्या है कि हम में अलग अलग टाइप के दांत पाए जाते हैं, और ब्यूनोडेंट का मतलब क्या है कि हमारे दांतों में कुछ दांत क्या है, तीखे हैं, कुछ दांत क्या है, तीखे हैं। ओके जी, क्लियर। क्लियर जी, चलो जी। अब इनका एक डेंटल फॉर्मूला बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है ना, डेंटल फॉर्मूला। आप लोग इतनी देर से बोल भी रहे हो कि मैम डेंटल फॉर्मूला करा लो, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला को समझने से पहले आपको ये चीज समझनी ज्यादा जरूरी थी, इसीलिए मैंने ये कराई थी। देखो एक ट्रिक याद करो, ICPM, ठीक है। यहां पर लिखो 4, यहां पर लिखो 4 दूने 8, और यहां पर भी 4 दूने 8। कितने हो गए, 8 और 4 12 और 8 20, बचे कितने, 12। कितने हो गए आपके टोटल, 32 दांत। कितने हो गए टोटल आपके, 32 दांत। ये बेस्ट ट्रिक है आपको इसे याद करने की, नहीं तो एग्जाम में भूल जाते हैं कि किसकी काउंटिंग कितनी थी। ओके, I4 यहां पर क्या है, इंसीजर, इंसीजर, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है रदनक, हिंदी में क्या बोला जाता है इंसीजर को, भाई इंसीजर को बोला जाता है कृंतक, उतरने वाले होते हैं ना, कृंतक, ठीक है। उसके बाद में इसको बोला जाता है कैनाइन, इसको बोलते हैं कैनाइन यानी रदनक, यानी रदनक। इनको बोलते हैं प्रीमोलर, इनको बोलते हैं हम लोग प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक, इसको क्या बोला जाता है, अग्रचवर्णक, ठीक है जी। उसके बाद में लास्ट में क्या है आपके, मोलर, लास्ट में क्या है आपके, मोलर है यानी कि चवर्णक, यानी कि चवर्णक। क्लियर, समझ में आया। ICPM याद करो, 4 दूने 8, 4 दूने 8, बचे कितने, 12, तो कितने हो गए टोटल, 32 हो गए, ठीक है। आपके इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला क्या है, उससे पहले थोड़ा डिटेल पढ़ो भाई, ठीक है। बेटा डार्क ही है वैसे, ब्लू है कलर, लो ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है, ब्लैक कर लेते हैं। अब देखो समझो इस बात को कि ठीक है मैम, अब हमें ये याद रहेगी चीजें कि भाई कौन सा आपका अमाउंट, मतलब किसकी काउंटिंग कितनी है। लेकिन हमारा जो दांत है, ठीक है, हमारे जो दांत है वो आपके ऊपर नीचे 2 हिस्सों में पाए जाते हैं, है ना, वो हमारे ऊपर नीचे 2 हिस्सों में पाए जाते हैं, यानी एक कुछ दांत हमारे ऊपर वाले जबड़े में है और कुछ दांत हमारे नीचे वाले जबड़े में है। पहली बात तो यहां पर मैंने देखो आपको लिखवाया है कि कितने हैं, 32, ठीक है। पहली बात तो 32 दांत रेयर ही किसी में पाए जाते हैं, रेयर ही किसी में 32 दांत पाए जाते हैं। लेकिन 32 क्या होते हैं, सॉकेट्स होते हैं। 32 क्या होते हैं, सॉकेट्स होते हैं। 32 दांत रेयर ही किसी में पाए जाते हैं, अधिकतर 29 या 30 पाए जाते हैं, अधिकतर 29 या फिर 30 पाए जाते हैं। अब यहां से डेंटल फॉर्मूला कैसे बनता है, यहां से डेंटल फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो इस काउंटिंग को फिर से लिखो एक बार। क्या थी भाई आपकी, 8, 4, 8 और 12, ठीक है। अपने दांतों को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो, अपने दांतों को 4 हिस्सों में
डिवाइड कर लो, ठीक है। तो अगर आप 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2, अगर आप 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1, 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2, 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3, ठीक है। और चारों जगह लिख दो, चारों जगह लिख दो। तो ये जो मैंने आपका डेंटल फॉर्मूला लिखा है, ये जो मैंने लिखा है 2 1 2 3, यही है आपका डेंटल फॉर्मूला। लेकिन किसके लिए, लेकिन किसके लिए, जितने भी लिविंग बीइंग्स है क्या सबके लिए यही है? नहीं, सिर्फ एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स के लिए। ध्यान से सुनना, मैंने अडल्ट लिखा है, ये आपका अडल्ट ह्यूमन बीइंग्स के लिए है, ठीक है। ये आपका अडल्ट ह्यूमन बीइंग्स के लिए है। लेकिन अभी तो मैम आपने बताया था कि हम में 2 बार दांत आते हैं, तो बच्चों का फिर अलग होगा, है ना। सिंपल सी बात है कि भी बच्चों का अलग होगा, तो बिल्कुल अलग होता है। बच्चों में आपके प्री मोलर नहीं पाए जाते, बच्चों में आपके प्री मोलर नहीं पाए जाते हैं। इसको लिख दो 0, बाकी आपके सेम रहेंगे, ठीक है, बाकी आपके सेम रहेंगे। तो कितने दांत बनेंगे भाई आपके? 20, ठीक है। कितने दांत बनेंगे भाई ये आपके? 20 बनेंगे। क्लियर? टू 2102, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? 2102, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या है, आपके जो मोलर होते हैं आईसीपीएम, आईसीपीएम प्री मोलर 0 होते हैं, ये 8 होते हैं, ये 4 होते हैं, और ये आपके 8 होते हैं। कितने हो गए? 8, हाँ अब हो गए ना भाई 20। तो बच्चों में कितने दांत होते हैं आपके? बच्चों में 20 दांत पाए जाते हैं। कौन से दांत नहीं पाए जाते? प्री मोलर यानी कि अग्र चवर्णक नहीं पाए जाते, बच्चों में अग्र चवर्णक नहीं पाए जाते हैं। मैम प्लीज एमसीक्यू करा दीजिए। बिल्कुल भाई एमसीक्यू कराऊंगी। सूरज भाई तू आके पढ़ा दे, क्या लिख रहे हो आप लोग? यस मैम, ठीक है। हाँ चलो भाई, यहां तक किसी का कोई डाउट है फटाफट पूछ लो। कुछ पूछना है तो आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम देती हूँ, फटाफट पूछो, इतना में जो भी कुछ आपको अभी तक पूछना है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम अपना अगला शुरू करेंगे। फटाफट पूछो, ठीक है। लिख देना कमेंट, मैं आप लोगों का देख लूंगी, ठीक है। तो इसका डेंटल फॉर्मूला आपका क्या बनता है बेटा? 2102, डिवाइड करके देख लो, इसको 4 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, ठीक है। इसको करोगे 1 आएगा, ये 0 रहेगा, और इसको करोगे 2 आएगा। तो क्या बना? 2102, 2102, 2102, ठीक है। अब ठीक है मैम, ये बात तो आपने बता दी, लेकिन अभी आपने बोला था कि हमारे जो दांत है वो 2 जबड़ों में डिवाइड है ना, वो 2 जबड़ों में डिवाइड है। तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, ये मान लिया भाई आपका ऊपर वाला जबड़ा है, और मान लिया ये आपका नीचे वाला जबड़ा है। तो ऊपर वाले जबड़ों को हम लोग बोलते हैं क्या? मैक्सिकुलर जो, ठीक है, मैक्सिकुलर जो। और नीचे वाले को बोलते हैं मैंडिबुलर, नीचे वाले को बोलते हैं मैंडिबुलर जो, मैंडिबुलर जो, ठीक है। पूछा जाए दोनों में से मूवेबल कौन सा होता है, तो हमारा नीचे वाला, हमारा नीचे वाला जो जबड़ा है वही मूवेबल है। ऊपर वाले को हम लोग नहीं मूव कर सकते, नहीं तो ट्राई कर लो। अभी हम बोल रहे हैं, अभी मैं बोल रही हूं, तो मेरा सिर्फ नीचे वाला जबड़ा मूव कर सकता है, ठीक है। जो मेरा ये वाला पार्ट है, बस मेरा यही जबड़ा मूव कर सकता है। ऊपर वाला मेरा फिक्स है, ऊपर वाला जबड़ा मेरा मूव नहीं कर सकता। देखो मैं बोलूंगी तो मेरा सिर्फ ये वाला जबड़ा मूव करता है, ऊपर वाला नहीं कर सकता। तो मूवेबल अगर पूछा जाए तो कौन सा है? आपका मैंडिबुलर जो है, और जो आपका मैक्सिकुलर जो है वो आपका फिक्स रहता है, वो आपका फिक्स रहता है। क्लियर? मैम टीथ किसके बने होते हैं? बेटा टीथ आपके कैल्शियम कार्बोनेट के और कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, ठीक है। जो टीथ आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई पूरे किससे बने होते हैं, तो बेटा उसमें आपके मसूड़े भी होते हैं, ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ठीक है, आपका एनिमल भी होता है, आउटर इनर लेयर होती है, बहुत सारे पार्ट होते हैं। लेकिन आपको आंसर लगा के आना है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, ठीक है। विजडम टीथ बताऊंगी भाई। योर टीचिंग स्टाइल इज वेरी वेरी गुड मैम, थैंक यू मैम। बायोलॉजी का रिवीजन कैसे करें मैम, और नोट्स कैसे बनाएं? पूजा बेटा देखो, नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप जैसे ही बैच को परचेज कर लेंगे, मैं सारे खुद के हैंड रिटन नोट्स इस बार आपको बैच में प्रोवाइड कराऊंगी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के, ठीक है। वो नोट्स जिनसे आज तक मैं पढ़ती आ रही थी, ठीक है, वो सारे के सारे मैंने इस बार बच्चों को देने का फैसला किया है। अब तक मैं नहीं देती थी, लेकिन इस बार मैं इस वाले बैच में आपको दूंगी,
ओके। ठीक है चिराग, आपने बेटा लिखा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इसको मतलब पूरा कर पाओ तो ज्यादा अच्छा है ना। एक बच्चा है जिसने बड़ा अच्छा कुछ लिख रहा है बार बार कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरा करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, लिख देना बहुत आसान होता है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि हम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे, लेकिन एट द एंड होता क्या है कि हम खुद ही अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, और माँ बाप के सपनों का तो छोड़ो बेटा, हम अपने सपने भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखो कि सपने अगर तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी, क्योंकि वो सपने तुम्हारे हैं, वो किसी और ने नहीं देखे, तो उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत तुम्हें ही करनी होगी। और सपने वो कभी नहीं होते कि जो आप बंद आंखों से देखते हो, जो चीजें हम खुली आंखों से देखते हैं, जो सपने हम खुली आंखों से देखते हैं वो होते हैं एक्चुअली में हमारे लाइफ के गोल। ठीक है, ठीक है मैम। टीजीटी का कोई बैच है क्या? बेटा टीजीटी का देखो जो भी बैच आएगा आपको एप्लीकेशन पर और चैनल पर इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। ठीक है चिराग, ऑल द बेस्ट बेटा। अगर आप सच में अपनी मम्मा की इतनी रेस्पेक्ट करते हो तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप अपनी माँ के सपने को जरूर पूरा करें। आप ही नहीं, जितने भी बच्चे हैं जो भी पढ़ते हैं, मैं हमेशा प्रे करूंगी कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी दे पाए, अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाए।